साष्टांग दंडवत वाली यानी लाभ की स्थिति के लिए समझौता करना, और दूसरा ये इशारा किया कि दरअसल गुट हम जिसको समझते हैं वो केवल संगठनों तक या व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो संस्थाओं तक भी पहुंच चुका है और वो प्रकाशन संस्थानों तक भी पहुंच चुका है, अकादमी और दूसरे। और इनके पीछे एक और बात कही कि ये सब पुरस्कार की बात है। ये आरोप है या हकीकत? और अगर ये आरोप और हकीकत के बीच अगर कोई निष्कर्ष आप निकाल सकें तो ये बताने का प्रयास करें कि इससे आने वाला समय यानी वर्तमान समय में जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी छूट है, उस समय क्या स्थिति लोगों के समक्ष है? यानी उसने तो एक तरह से सभी को अवसर दिया है, तो फिर गुट या मठ टूटे कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है प्रोफेसर गणेश पांडे जी का। मैं उससे सहमत हूं, बल्कि उसे विस्तारित करना चाहता हूं कि व्याधियां छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं और बड़ा रूपाकार ग्रहण कर लेती हैं। आत्मग्रस्तता में आदमी डूब जाता है। कभी मुक्तिबोध ने तो अपनी कविता में सब कुछ कह दिया, और उनके समय में क्या गुटबंदी रही होगी जब नया खून के संपादकीय लिख रहे थे। पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता लिख रहे थे। फिर भी धूल, फिर भी मैल, फिर भी मैल ब्रह्म राक्षस की आखिरी पंक्ति है। और तमाम चीज़ें, सब चुप, साहित्यिक चुप, यानी मौन की जो साधना है, और वो कितनी खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने कहा कि गुट का पहले एक प्रभामंडल होता था, जैसे लोक मंगल साहित्य के केंद्र में था। फिर अब लोक मंगल से काम नहीं चला तो जनवाद चला। फिर अभी आप देखें संगठन हमारे प्रमुख जो हैं, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, ये साहित्य के महत्तर उद्देश्यों के लिए सामने आए थे कि लोग बैठें, मिल बैठें, वहाँ पर काम करें, लोगों को अवसर मिले, इनके द्वारा जो साहित्य निर्मित हो, निर्गत हो, विकसित हो, वो फैले और पूरी मानवता की सेवा करे अपनी वैचारिक विविधताओं के बावजूद। लेकिन एक संगठन के बाद उसके कल्ले फूटते हैं, दूसरे संगठन उगाते हैं, क्योंकि निहित स्वार्थ और प्रलोभन अगर पूरा नहीं होता तो हम दूसरे संगठन में चले जाते हैं। उन संगठनों के कितने कम पदाधिकारी हैं। अभी मैं प्रोफेसर गणेश पांडे जी से कह रहा था, ये तमाम पहले कहा जाता 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। मैं तो कहता हूं 33 करोड़ लेखकों का देश है ये। हर कोई किसी कोप भाव में बैठा है, नाराज है, उस पर रोशनी नहीं डाली है आलोचक महोदय ने, उस पर लिखा नहीं गया है, उसे पुरस्कार नहीं मिला है, वो इस संगठन से बहिष्कृत है, वो इस संगठन से कभी सुना करता था कि एक पत्रिका कहती थी मैं गजल नहीं छापता। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं गीत नहीं छापता हूं। अरे भाई, गजल और गीत या साहित्य की कोई भी विधा, अब तो कविता में सवैया बाहर है, चौपाई बाहर है, तुलसी बाहर है, सूर बाहर है, और अगर पाठ्यक्रम में है तो किसी विवशता में है। इन संगठनों का वश चले तो उन्हें दूर महासागर में फेंक दें। क्योंकि पहले समझा जाता था कि हम लोगों के साथ गुट में बैठते थे, चाय पीते थे अड्डे पर, तो लगता था भाई धार्मिक में ये कविता छपी है, फला में ये गीत छपा है, उनकी गजल देखिए। एक लेखक का प्रभामंडल बनता था। अब लेखक के प्रभामंडल को ध्वस्त करने का काम किया जाता है। जो थोड़े से गुट, तो मुझे लगता है कि गुट की पहली जो प्रभावहीनता है वो इसी बात से स्वयं सिद्ध है कि उसकी व्यापकता होनी चाहिए थी। यानी कि 4 लोग बैठ गए, वे विचार करें तो लगे कि हाँ, ये परिमल की गोष्ठी में ये बातें निकली, ये साहित्यिक संघ की गोष्ठी में ये बातें निकली, ये विवेचना की गोष्ठी में ये बातें निकली, और तब ये सारी बातें निकल कर इतिहास का अंतर्भूत अंग हुआ करती थी। लेकिन आज कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके साथ बैठ रहा है, ये गोदी मीडिया, सच, इसमें कोई शक नहीं है कि सच बोलना भी लाजिम, जीना भी है जरूरी, सच बोलने की धुन में मंसूर हो न जाना। तो ये जो है कि, लेकिन इसी व्यवस्था में रहते हुए तमाम गुटबाजियों के बावजूद दुष्यंत ने लिखा कि तेरा निजाम है सिलदे ज़बान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इतनी घुटन है तमाम गुटों के बावजूद। साहित्य का नुकसान कितना हुआ है। आखिर निर्मल वर्मा पहले कम्युनिस्ट थे, फिर बाद में अपनी विचारधारा बदली, उन्हें स्वायत्तता है। मैं आज जैकेट पहनता हूं, कल कोट पहनता हूं, ये मेरी स्वायत्तता है। लेकिन विचार में यदि मैं मनुष्य के पक्ष में नहीं हूं। ब्रेख्त ने कभी लिखा, आज ही जाकर
जर्मन के शक्तिशाली कवि, दुनिया भर के, मैंने जितने ज़्यादा जूते नहीं बदले उससे ज़्यादा मुल्क बदले। कितने देश में ये जो जलावतनी का शिकार लेखक हैं, जिन्होंने अपनी लेखकीय निष्ठा के लिए, किसी विचारक के विचार के लिए नहीं, अपनी निष्ठा के लिए, अपनी निष्पत्तियों के लिए, चाहे वोल्सोइनका हों, रैफल आर्मेटे हों, बर्नार्ड बी दादे हों, तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने अफ्रीका को आज़ादी देने के लिए इतना संघर्ष किया, और वहाँ अगर गुट होते तो न मनुष्य स्वतंत्र हो पाता न मानवता। इस गुटबंदी में मैं पढ़ता था जब नई कविता में शोध के लिए, तो जगदीश गुप्त का एक विवेचन था जिसमें 45 आंदोलन कविता के नाम पर वे कहाँ हैं, लिंगवा दल मोतवादी कविता, अकविता इत्यादि इत्यादि। यानी कविता कितनी कोटियाँ कि उसमें कविता कहाँ है, वो बात अलग हो गई। तो मुझे लगता है कि जिस गुट की जो प्रभाववत्ता बननी चाहिए थी, वे निजी संसाधनों, निजी प्रलोभनों, निजी सुख सुविधाओं और विज्ञानपद जिसे कहते हैं कि बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। तो अपने अपने पुरस्कार, अपने लोभ, अपनी वैचारिक निष्ठा और अपने दल के प्रचार, अपनी पत्रिकाओं के लेखकों का प्रचार, जैसा कि गणेश पांडे जी ने अपनी आलोचनाओं में लगातार इस तरह के रेजिमेंटेशन का विरोध किया है, और मैं उन्हें पढ़ता रहा हूं, सहमत भी हूं, लेकिन अकेला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता जब समूह की सारी वैचारिक निष्ठा इसी बात पर हो कि अगर हम आपसे सहमत नहीं हैं, सुविधा नहीं पाते, तो हम एक अपना गुट बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का वातावरण इस देश में बना है, वरना आलोचना जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका, जिसके एक लेख का शीर्षक था चुसे हुए शब्दों का विराट मलबा, लिखने वाले बहुत महत्वपूर्ण आलोचक, और ये वो आलोचक थे जो कहते थे रघुवीर सहाय का स्कूल है, ये केदारनाथ सिंह का स्कूल है, ये निराला स्कूल है, ये मुक्तिबोध स्कूल है। और अभी भी लोग जिनकी वैचारिक निष्ठा मुक्तिबोध के समतुल्य क्या, कहीं अंश भर भी नहीं है, वे भी पूछते हैं पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। खुद तो साहित्य भूषण से विभूषित हो जाएंगे, और दूसरा अगर एक अदना पुरस्कार लेने भी इफ्को में चला जाए तो वो उनके लिए सुविधावादी हो जाता है। तो सवाल सुविधा और असुविधा पर है। मैं किसी साहित्य भूषणों पर या साहित्यिक दूषणों पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसी मुल्क में रहता हूं, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रहा हूं, लेकिन मैं किसी गोदी मीडिया का, किसी वैचारिक प्रभुत्व मंडल का हिस्सा नहीं हूं। मेरी अपनी जबान है, मेरा अपना पक्ष है, और वो पक्ष जाहिर है कि जनता का ही पक्ष है। कभी तो जनता का ही अनुगायक है, किसी सत्ता का अनुगायक नहीं है, वो सतत विपक्ष है।